तो जैसे कि इसकी पिछली वीडियो में अपन ने बात करी थी MS एक्सेल के होम टैब के बारे में, तो आज के दिन अपन बात करेंगे MS एक्सेल के इंसर्ट टैब के बारे में। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विशेष गोयल और आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं इंसर्ट टैब पे चले जाता हूँ। अब इंसर्ट टैब पे जाने के बाद यहाँ पे सबसे पहला कमांड मेरे को आता है पाइवट टेबल। अब पाइवट टेबल का मतलब क्या होता है, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक डाटा बना के रखा हुआ है। अभी मैं यहाँ पे पाइवट टेबल आपको एक सिंपल तरीके से बताने वाला हूँ, क्योंकि अभी इस वीडियो में पूरा इंसर्ट टैब कवर करेंगे, तो इसलिए यहाँ पे मैं पाइवट टेबल आपको एक सिंपल तरीके से बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, एक डाटा बना के रखा हुआ है, इसको मैं सिंपली वे में यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा, फिर मैं जाऊंगा पाइवट टेबल पर। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो पाइवट टेबल का जनरली यूज क्या होता है, पाइवट टेबल का यूज ये होता है कि अगर आपके पास जस्ट इमेजिन बहुत बड़ा डाटा है और आप चाहते हो कि आपको उस डाटा में से कुछ छोटा डाटा क्रिएट करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर अपन देखें तो यहाँ पे नेम की कॉलम है, हिंदी की कॉलम है और इंग्लिश की कॉलम है। अब आपको एक टास्क दिया जाए और आपको ये बोला जाए कि आपको नेम के साथ इंग्लिश की कॉलम बनानी है, यानी कि आपको एक नया डाटा क्रिएट करना है जिसमें नेम और इंग्लिश होना चाहिए, हिंदी नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करोगे, सिंपली डाटा सेलेक्ट करोगे, आप जाओगे पाइवट टेबल पर। तो वो यूं बोल रहा है एक्सेल पाइवट टेबल फ्रॉम टेबल और रेंज, यानी कि आप जो नया डाटा क्रिएट करने वाले हो, जो आप छोटा डाटा बनाना चाह रहे हो, तो वो आप इसी वर्कशीट पे बनाना चाहते हो कि न्यू वर्कशीट पे। तो देखो यहाँ पे आ रहा है न्यू वर्कशीट और सेकंड आ रहा है एग्जिटिंग वर्कशीट। अगर आप न्यू वर्कशीट पे बनाना चाह रहे हो तो आप न्यू वर्कशीट पे क्लिक करके ओके कर दो। अगर आप एग्जिटिंग वर्कशीट पे बनाना चाहते हो, यानी कि इसी वर्कशीट पे, तो आप यहाँ पे क्लिक करके और अब आपके यहाँ पे लोकेशन जैसे लाइक यहाँ चाहिए, वहाँ चाहिए, यहाँ चाहिए, तो आप आपकी लोकेशन डिसाइड कर सकते हो। बट मैं क्या करूँगा, मैं इसको न्यू वर्कशीट पे बनाऊंगा, क्योंकि एग्जिटिंग वर्कशीट पे थोड़ा सा मिसपैच हो जाता है। तो यहाँ पे मैं न्यू वर्कशीट पे क्लिक करके और यहाँ से मैं इसको ओके कर देता हूँ। तो आप देखोगे मेरे पास एक सेकेंड वर्कशीट ओपन हो गई है। देन राइट हैंड साइड पे यहाँ पे पाइवट टेबल के कुछ फील्ड्स ओपन हो गए। अब मुझे क्या करना है, नेम के साथ लेना था ओनली फॉर इंग्लिश। तो आप देखोगे यहाँ पे नेम के साथ ओनली फॉर इंग्लिश का यहाँ पे एक नया डाटा बन के रेडी हो गया, और उसके बाद यहाँ पे नीचे उसका टोटल भी आ गया कि इंग्लिश के टोटल मार्क्स कितने हैं सभी स्टूडेंट के। तो आप इस तरीके से पाइवट टेबल का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश नहीं लेना, आपको सिर्फ ओनली फॉर हिंदी लेना है, तो आप यहाँ पे इसको हिंदी भी ले सकते हैं। तो ये तो था अपना पाइवट टेबल का कमांड। फिर आता है रिकमेंडेड पाइवट टेबल। जब आप रिकमेंडेड पे जाते हो तो ये खुद रिकमेंडेड करके देता है कि आप आपके डाटा को कुछ इस तरीके से देख सकते हो। बट अभी ये जो डाटा है अपना पहले से शॉर्ट है, तो इसलिए यहाँ पे अभी इसने रिकमेंडेड अपने को नहीं करके दिया। फिर उसके बाद आता है टेबल। अब टेबल का मतलब क्या होता है, जैसे कि अपन टेबल पे जाएंगे, देन यहाँ पे अपन इसको ओके करेंगे, तो यहाँ पे मेरे पास एक टेबल डिजाइन करके एक नया टैब ओपन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जैसे यहाँ पे टैब ओपन हुआ तो यहाँ पे कुछ कमांड्स आ गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपन देखेंगे टेबल स्टाइल में, यहाँ पे अपन टेबल के स्टाइल डाल सकते हैं। अगर आपने मेरी इसके पिछले वाली वीडियो देखी होगी होम टैब वाली, तो उसमें ये चीज़ मैंने पढ़ाई है। उसमें होम टैब में टेबल का ऑप्शन आता है, तो वहाँ मैंने इसको पड़ा हुआ है। ठीक है, अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ आप उसको जाके देख सकते हैं। उस वीडियो की जो लिंक है मैं वो इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, तो यहाँ से आप इस तरीके से आप टेबल लगा सकते हैं, आप टेबल की डिज़ाइन ले सकते हैं। फिर उसके बाद आता है यहाँ पे फिल्टर बटन। तो अब फिल्टर बटन आपको रखना है कि नहीं रखना है, फिल्टर बटन के बारे में भी मैंने उस वीडियो में समझाया है। एक बार मैं वापस यहाँ पे भी समझा देता हूँ कि फिल्टर बटन का मतलब क्या होता है। अगर अपन इस पे जाएंगे फिल्टर बटन पे, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे अगर मुझे अश्विन को नहीं देखना है तो मैं इस पर क्लिक करूंगा, ओके कर दूंगा, तो यहाँ से अश्विन हट जाएगा। ठीक है, यानी कि अब आपके डाटा को यहाँ से फिल्टर आप कर सकते हो। ओके, तो अभी आप देखोगे वो टैब हट गया। क्यों हट गया, जब मैं उस पर क्लिक करूंगा तो उसके बाद यहाँ पे मेरे पास टेबल डिजाइन करके ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे अपन फिल्टर बटन रखना है कि नहीं रखना है। फिर आता है ब्रांडेड कॉलम्स, यानी कि आप देखोगे कुछ डाटा में फील करोगे। अगर मैं इसको बंद कर रहा हूँ ब्रांडेड कॉलम्स, अभी कुछ भी नहीं हो रहा। अगर मैं इसको ऑन कर रहा हूँ तो देखोगे आप यहाँ पे 2 सेल हाईलाइट हो गए, यानी कि डिजाइनिंग के रूप में ये काम आता है। फिर आता है ब्रांडेड रोज। तो अपन इस तरीके से आप देख सकते हो, रोज को अपन ब्रांडेड रख सकते हैं, ब्रांडेड हटा सकते हैं। अगर आपको लास्ट कॉलम बोल्ड करना है तो आप इसका यूज कर सकते हो। अगर आपको फर्स्ट कॉलम बोल्ड करना है तो आप इसका यूज कर सकते हो। फिर आता है नीचे टोटल रो, यानी कि आपको यहाँ पे ऐसा नीचे टोटल लगाना है इधर की साइड पे, तो आप इसको यहाँ से ऑन कर सकते हो। यहाँ से मैं इसको बंद कर देता हूँ। फिर आता है हेडर रो, जो भी आपके डाटा की जो टेबल की हेडिंग है ऊपर की, ये आपको रखना है कि नहीं रखना, तो आप इसका यूज यहाँ से कर सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है समराइज विद पाइवट टेबल। अब जैसे कि वही सेम कमांड हो गया, अब यहाँ ही से आप डायरेक्टली इसको
पाइवट टेबल में समराइज कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप देखोगे वही ऑप्शन आ गया, पाइवट टेबल फ्रॉम टेबल और रेंज। तो आप बाहर से भी कर सकते हो, डाटा को टेबल में कन्वर्ट करने के बाद भी कर सकते हो। फिर आता है रिमूव डुप्लीकेट। अब देखोगे जैसे इसका मतलब क्या होता है, अब जैसे यहाँ पे अश्विन लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे भी अश्विन कर देता हूँ और यहाँ पे भी मैं अश्विन कर देता हूँ। तो क्या हो रहा है कि जो डुप्लीकेट्स वैल्यू हो रही है यहाँ पे, यानी कि 3 बार अश्विन हो गया। तो अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे, अगर मुझे डुप्लीकेट्स वैल्यू को रिमूव करना है, उनकी जगह मुझे सिर्फ एक यूनिक रहने देना है, तो फिर मैं यूज़ करूँगा रिमूव डुप्लीकेट का। तो जैसे मैं यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट पे जाऊँगा तो ये मुझसे पूछ रहा है कि आपकी डुप्लीकेट्स वैल्यू कौन सी कॉलम में है। तो जो अश्विन अश्विन लिखा हुआ है वो नेम वाले कॉलम में लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मैं नेम वाले कॉलम को सिलेक्ट रखूंगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से मैं इसको ओके कर दूंगा। तो आप देखोगे वो जो 2 डुप्लीकेट थे वो यहाँ पे रिमूव हो चुके हैं, उनकी जगह सिर्फ एक यूनिक है जो यहाँ पे रह चुका है, ठीक है। तो आप इसका यूज यहाँ से कर सकते हो। फिर उसके बाद अपने पास ऑप्शन आता है वहाँ पे कन्वर्ट टू रेंज, यानी कि अगर आप इसको कन्वर्ट कर देते हो रेंज में, तो जो अभी आपका डाटा अभी अपन ने इसको टेबल में कन्वर्ट किया है तो ये वापस से पहले जैसा हो जाएगा, यानी कि जो डाटा अपन ने टेबल में कन्वर्ट किया था तो ये वैसा का वैसा डाटा में बदल जाएगा। तो अपन इस पर क्लिक करते हैं तो ये बोल रहा है डू यू वांट टू कन्वर्ट द टेबल टू अ नॉर्मल रेंज, ओके यस। तो आप देखोगे जो ये आपका डाटा है, मतलब जो डाटा था वो पहले टेबल में था, अब ये नॉर्मल रेंज में आ चुका है। और यहाँ पे वो जो टेबल डिज़ाइन का टैब आ रहा था वो भी अब यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो आप इसका यूज़ कर सकते हो अगर आपके डाटा को सॉरी टेबल को डाटा में कन्वर्ट करना हो नॉर्मल रेंज में। फिर उसके बाद आता है इंसर्ट स्लाइसर। अब इंसर्ट स्लाइसर आप देखोगे यहाँ पे भी है, उसके बाद इंसर्ट टैब में यहाँ पे भी है। तो मैं आपको अंदर से ही बता रहा हूँ क्योंकि ये भी वही काम करता है और यहाँ पे भी यही काम करता है। तो अपन देखेंगे यहाँ पे इंसर्ट स्लाइसर पे, तो जैसे ही मैं यहाँ पे इंसर्ट स्लाइसर पे क्लिक करूंगा तो मुझसे यूँ बोल रहा है कि आपको स्लाइसर बनाना किसका है, आपको नेम का बनाना है, हिंदी का बनाना है कि इंग्लिश का बनाना है। इसके पहले मैं यहाँ पे नेम चेंज कर देता हूँ क्योंकि जो अपने पहले थे, हाँ जैसे अश्विन महेश राम कर दिया मैंने। अब मैं गया इंसर्ट स्लाइसर पे तो वो वही पूछ रहा है कि आपको नेम का करना है, हिंदी का करना है कि इंग्लिश का करना है। मैं आपको पहले नेम का बना के बता रहा हूँ, आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि इसका यूज अपन क्यों कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं नेम पे सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से मैं नीचे इसको ओके कर दूंगा। तो आप देखोगे यहाँ पे क्या हुआ, नेम का मेरे पास स्लाइसर बन के आ गया। यानी कि अगर मुझे सिर्फ अश्विन को देखना है तो यहाँ पे मैं अश्विन को सिलेक्ट करूंगा तो आप देखोगे सिर्फ अश्विन का डाटा आ रहा है। अगर मुझे सिर्फ महेश को देखना है तो महेश को सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे सिर्फ महेश का आ रहा है। यानी कि आप यहाँ पे पर्टिकुलर एक बच्चे का या एक स्टूडेंट का आप यहाँ पे डाटा देख सकते हो। तो आप इसका यूज भी यहाँ से कर सकते हो, ये होता है इंसर्ट स्लाइसर, ओके। फिर इसके बाद तो ये तो थे अपने टेबल डिजाइन के कमांड, ठीक है। अब अपन बात करते हैं इसके आगे की। अब आता है यहाँ पे इलस्ट्रेशन। अब ये तो था अपना टेबल ग्रुप, अब अपन बात करेंगे इलस्ट्रेशन ग्रुप की। तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आपको एक फर्स्ट ऑप्शन आता है पिक्चर्स, यानी कि जैसे ही अपन यहाँ पे पिक्चर पे जाएंगे तो यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, अपनी एक्सेल में पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ से जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आप 3 तरीकों से पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हो। पहला आता है दिस डिवाइस। दिस डिवाइस का मतलब क्या होता है कि ये जो अभी आप ऐसे पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हो जो पिक्चर आपके डिवाइस में है, यानी कि जो पिक्चर आपके लैपटॉप में है इस वाले में, या जिस जो आपके कंप्यूटर में है, तो उसमें आप वो वाली पिक्चर को आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। तो जैसे कि अपन यहाँ पे दिस डिवाइस पे जाते हैं तो आप जैसे यहाँ पे दिस डिवाइस पे जाओगे तो अभी मेरे पास ये वाली पिक्चर्स अवेलेबल है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने ये वाली पिक्चर को मुझे इंसर्ट करना है, तो अब मैं इसको इंसर्ट करने के लिए इस पर यहाँ पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे एक इंसर्ट का ऑप्शन आता है। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये जो पिक्चर है यहाँ पे मेरे पास इंसर्ट हो जाएगी। अब जैसे ये पिक्चर मेरे पास इंसर्ट हुई है तो आप देखोगे एक नया टैब आ गया जिसको अपन बोलते हैं पिक्चर फॉर्मेट, यानी कि इस पिक्चर के अंदर अपन एडिटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल इस पिक्चर को मैंने सेलेक्ट किया तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है रिमूव बैकग्राउंड, यानी कि अगर इस पिक्चर का आपको बैकग्राउंड रिमूव करना है तो जैसे अपन इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखोगे ये जो पिंक पिंक में हो रहा है तो ये डाटा ये तो रहेगा पिक्चर, अभी जो इसके पीछे का है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अब जैसे मैं एंटर करूँगा तभी यहाँ पे हुआ नहीं, जस्ट बिकॉज क्योंकि ये वाली जो पिक्चर है इसका एकदम एकदम से जो मतलब वो है अपने बैकग्राउंड है तो वो यहाँ पे से क्लियरली दिख नहीं रहा है, तो इसी कारण से वो यहाँ पे नहीं हुआ। देखो देखो हो गया, देखो आप,
ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हो। बाकी मैं इसको कंट्रोल Z कर रहा हूँ, ओके, क्योंकि जनरली ये इतना एक्सेल में यूज़ नहीं आता है। फिर उसके बाद आता है करेक्शंस। करेक्शंस का मतलब कि आप यहाँ से इसकी ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हो, ओके, मतलब आपके जो फोटो है उसके आप यहाँ से ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हो। अगर आपको इसके अंदर कलर चेंजेस करना है तो आप यहाँ से इस प्रकार से जो कलर्स होते हैं वो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। फिर उसके बाद आता है एस्थेटिक इफेक्ट्स, यानी कि आप अगर आपको इसके अंदर कुछ इफेक्ट्स चेंज करना है तो आप इसका यूज़ भी यहाँ से कर सकते हो, यानी कि पिक्चर के आप इफेक्ट्स यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। फिर आता है ट्रांसपेरेंसी, यानी पारदर्शिता, जितना भी आपको इसमें लाइट रखना है, जितना भी आपको मतलब आपके हिसाब से अगर आपको इसका यूज़ करना है तो आप इसका यूज़ यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे अब अपने पास ऑप्शन आते हैं पिक्चर स्टाइल्स, यानी कि आप पिक्चर की स्टाइल्स को चेंज कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको ऐसे इस प्रकार से पिक्चर की स्टाइल्स को चेंज करना है तो आप इसका यूज़ यहाँ से कर सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ से जो पिक्चर की स्टाइल्स है वो यहाँ से चेंज हो रही है, ओके। फिर उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है रीसेट पिक्चर। अगर मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो पिक्चर पहले जैसी हो जाएगी, जस्ट बिकॉज अगर मैंने इसके अंदर सर्कल डाल दिया, अब मुझे पिक्चर वापस से पहले जैसी चाहिए तो रीसेट पे कर दूंगा तो पिक्चर रीसेट हो जाएगी, यानी कि इसमें सारी एडिटिंग जो है वो हट जाएगी। चेंज पिक्चर, अगर मुझे यहाँ से पिक्चर को चेंज करना है, जस्ट लाइक मुझे ये वाली पिक्चर अच्छी नहीं लग रही है, मुझे कोई दूसरी पिक्चर लेना है, तो सेम यहाँ पे चेंज पिक्चर का ऑप्शन आ जाता है, तो आप यहाँ से पिक्चर को चेंज कर सकते हो। अभी मैं स्टॉक इमेज, ऑनलाइन सोर्सेज एंड आइकॉन्स के बारे में समझाऊंगा, अभी अपन दिस डिवाइस के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है पिक्चर की बॉर्डर। अगर आप यहाँ से जाओगे तो आप पिक्चर की बॉर्डर का कलर चेंज कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अभी तो पिक्चर की बॉर्डर अभी बहुत पतली है, तो इस कारण से आपको इतना नज़र नहीं आ रहा होगा। तो देखोगे आप यहाँ पे एक ऑप्शन आता है विथ, यानी कि यहाँ से आप आपकी जो पिक्चर की बॉर्डर है उसके आप विथ को आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। जस्ट लाइक मैंने इतनी मोटी कर दी। अब मैं आपको बताता हूँ कि अपन यहाँ से बॉर्डर का कलर चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आपको डिज़ाइंस मिल जाती है कि आप आपकी पिक्चर की बॉर्डर को इस तरीके से आप डिज़ाइनिंग में कर सकते हो। डिशेज में अगर आपको करना है तो आप इस तरीके से आपकी पिक्चर की बॉर्डर को आप कर सकते हो। एज यू विश, ये आपके ऊपर डिपेंड रहता है। उसके बाद फिर आता है यहाँ पे पिक्चर इफेक्ट। अगर अपन पिक्चर इफेक्ट पे जाते हैं तो पिक्चर इफेक्ट अपन चेंज कर सकते हैं। इसको अपन प्रेजेंस में डाल सकते हैं, या फिर अगर अपने को इसको शेडो में डालना है तो अपन इसको शेडो में डाल सकते हैं, या फिर अगर अपने को इसको रिफ्लेक्ट करना है मिरर की तरह नीचे, या फिर अगर अपने को इसको ग्लो करना है तो अपन यहाँ से ग्लो कर सकते हैं। फिर आता है सॉफ्ट एजेस, यानी कि जो इसके एजेस हैं उनको अपन एक से सॉफ्ट कर सकते हैं। फिर आता है बेवल। अगर आपको इसको बेवल में डालना है थोड़ा बॉक्स टाइप में तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। या फिर आता है 3D रोटेशन। तो अगर आपको 3D रोटेशन करना है तो आप इसका यूज़ भी यहाँ से कर सकते हो। तो ये तो था अपना पिक्चर इफेक्ट। अब उसके बाद एक ऑप्शन और आता है यहाँ पे, ब्रिंग फॉरवर्ड सेंड बैकवर्ड। जैसे कि इसके लिए मुझे एक और पिक्चर की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो मैं क्या करता हूँ, इसी पिक्चर को कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल C से और कंट्रोल V से मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, तो दो पिक्चर हुई। तो आप देखोगे आप यहाँ पे ब्रिंग फॉरवर्ड सेंड बैकवर्ड दोनों यहाँ पे ओपन हो चुका है। अब इसका यूज़ क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये दो पिक्चर है, अब ये एक दूसरे के ऊपर रखी हुई है, जैसे मैंने इसको एक दूसरे के ऊपर रख दी। अब अगर मैं इस पिक्चर पे सिलेक्ट करूंगा तो इस पे एडिटिंग होगा, और इस पे सिलेक्ट करूंगा तो इस पे एडिटिंग होगा। तो अपन जो एडिटिंग कर रहे थे वो ये वाली पिक्चर पे कर रहे थे, तो मैंने इस पिक्चर को सिलेक्ट किया। अब आता है ब्रिंग फॉरवर्ड, यानी कि ऊपर आने के लिए। देखिए जैसे मैं अगर ब्रिंग फॉरवर्ड पे क्लिक करूंगा तो ये पिक्चर ऊपर आ जाएगी, और अगर सेंड बैकवर्ड करूंगा तो ये पिक्चर पीछे चली जाएगी। तो इसका यूज़ आप यहाँ से कर सकते हो पिक्चर को आगे पीछे करने के लिए। फिर आता है सिलेक्शन पेन। अगर आप सिलेक्शन पेन पे जाते हो तो ये बताता है कि आपके पास कितने पिक्चर्स है। आपके पास अभी दो पिक्चर्स है। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे आंखें बनी हुई हैं। आंखों का मतलब क्या होता है, हाइड और अनहाइड। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये अनहाइड हो गई, तो सॉरी हाइड हो गई, और अगर इस पर क्लिक करूँगा तो ये हाइड हो गई, अनहाइड हो गई। तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। जैसे इसको मैंने कर दिया हाइड और यहाँ से इसको मैंने कर दिया अनहाइड, तो आप इसका यूज़ भी यहाँ से कर सकते हो। तो ये तो था अपना सिलेक्शन पे। उसके बाद अगर इस पिक्चर को अगर आपको रोटेट करना है तो आप यहाँ से इस पिक्चर को रोटेट भी कर सकते हो। फ्लिप करना है वर्टिकल में, हॉरिजॉन्टल में फ्लिप करना है तो इसका यूज़ आप यहाँ से कर सकते हो। फिर आता है क्रॉप। तो क्रॉप का मतलब तो आप सभी को पता ही होगा। जैसे अगर अपन इस पे जाएंगे तो अपन इस पिक्चर को क्रॉप कर सकते हैं इस प्रकार से, जैसे मुझे इतना चाहिए, और यहाँ पे अपन एंटर प्रेस कर देंगे तो पिक्चर जो है वो क्रॉप हो जाएगी। तो आप इसका यूज़ भी आप यहाँ से कर सकते हो। तो ये तो था अपना पिक्चर फॉर्मेट, यानी कि अगर आपको पिक्चर के अंदर एडिटिंग करना है तो आप इन सब कमांड का आप यूज़ कर सकते हो। फिर उसके बाद आता है यहीं पे अगर अपन देखें तो स्टॉक इमेजेस। अगर आप इस पे जाते हो तो यहाँ पे आपको अलग अलग प्रकार के, जैसे लाइक अगर आपको आइकॉन्स चाहिए तो आपको इस प्रकार की ऐसी यहाँ पे पिक्चर्स आपको अवेलेबल मिल जाएगी, ठीक है। और उसके बाद अगर आपको आइकॉन्स चाहिए तो आप आइकॉन्स भी यहाँ से ले सकते हो। अगर आपको कटआउट पीपल के चाहिए इस प्रकार से PNG,
अगर आपको इसके चाहिए तो आप ये ले सकते हो, अगर आपको स्टिकर्स चाहिए तो आप इनका यूज़ कर सकते हो, इलस्ट्रेशंस अगर आपको चाहिए। अभी ये जो ऑप्शंस मेरे पास आ रहे हैं स्टॉक इमेजेस के, तो ये जनरली एमएस ऑफिस 2021 में है, ठीक है। अगर आप 13 यूज़ कर रहे हैं 2013, तो उसमें ये वाले ऑप्शंस नहीं है, क्योंकि ये अभी नया अपडेटेड है। वहाँ पे पिक्चर में आपको ओनली फॉर दिस डिवाइस वाला मिलेगा और एक ऑनलाइन वाला मिलेगा। उसके बाद अगर आपको कार्टून लेने हैं तो आप इनका यूज़ भी कर सकते हो। अब इनको इंसर्ट कैसे करेंगे, जस्ट फॉर एग्जांपल मुझे इलस्ट्रेशन में ये वाला इंसर्ट करना था, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, तो मैंने यानी कि मैंने इसको यहाँ से सिलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ पे अगर अपन इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आप देखोगे यहाँ पे जो ये इंसर्ट हो चुका है। तो आप इसका यूज़ यहाँ से कर सकते हो। आपके अगर आप इसमें डैशबोर्ड बना रहे हो या फिर आप अट्रैक्टिव रिपोर्ट्स तैयार कर रहे हो, तो जनरली आपको इन सब आइकॉन्स का और इन चीज़ का आपको यहाँ पे यूज़ रहेगा। फिर आता है ऑनलाइन पिक्चर। अगर अपन ऑनलाइन पिक्चर्स पे जाते हैं तो यहाँ पे आप ऑनलाइन पिक्चर्स ले सकते हो। जस्ट लाइक आपको एयरप्लेन के लिए ना, एनिमल, एप्पल, जो भी आप यहाँ पे सर्च करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे पिक्चर्स आ जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं सर्च करता हूँ यहाँ पे कंप्यूटर, तो जैसे मैंने कंप्यूटर सर्च किया, देन एंटर किया, तो यहाँ पे कंप्यूटर के बेसिस के आप देखोगे मुझे पिक्चर्स आ चुकी हैं। अब जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल मुझे ये वाली इंसर्ट करना है, तो मैंने इस पर क्लिक किया और सेम इंसर्ट पे क्लिक किया, तो वो जो पिक्चर है वो यहाँ पे डाउनलोडिंग होके और वो पिक्चर आप देखोगे यहाँ पे आ चुकी है। और सेम उसी प्रकार से यहाँ पे मेरे पास पिक्चर फॉर्मेट ओपन हो गया, जिसके बारे में मैंने अभी आप लोगों को समझाया। तो आप इस पिक्चर के अंदर भी आप इस प्रकार की एडिटिंग जो है वो आप कर सकते हो, और अगर आप उसको डिलीट करना है तो राइट क्लिक करके आप यहाँ से इसको कट कर सकते हो। तो ये तो था अपना पिक्चर का। फिर आता है शेप्स। अगर आपको शेप्स लेना हो, जस्ट लाइक अगर आप शेप पे जाओगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे ऐसे शेप यानी कि आकार, तो आपको यहाँ पे ऐसे शेप्स अवेलेबल मिल जाएंगे। जस्ट लाइक मुझे ये वाला शेप लेना था, मैंने रेक्टेंगल पे क्लिक किया और मैं इसको होल्ड, अपने माउस का लेफ्ट क्लिक करके होल्ड करके मैं इसको बना सकता हूँ। तो आप देखोगे यहाँ पे ये बन गया। अब सेम इसमें भी आता है, जैसे कि अगर अपन ने अभी पिक्चर देखा था तो वहाँ पे पिक्चर फॉर्मेट करके एक नया टैब आया था, तो सेम उसी प्रकार से यहाँ पे आता है शेप फॉर्मेट। ओके, तो यहाँ पे अपन देखेंगे शेप फॉर्मेट में, तो शेप फॉर्मेट में यहाँ पे अपन इसके अंदर इस प्रकार से ऐसी डिजाइनिंग कर सकते हैं, यानी कि सॉरी इसके अंदर इस प्रकार से आप शेप को चेंज कर सकते हो। फिर उसके बाद आता है शेप फिल, की शेप के अंदर आपको क्या फिल करना है। अगर आपको शेप के अंदर कलर फिल करना है तो आप यहाँ से कलर फिल कर सकते हो। देखो ये शेप है, इसके अंदर कलर फिल हो रहे हैं, मैं इसको इधर रख देता हूँ, देखोगे आप इसके अंदर कलर फिल हो रहे हैं। अगर आपको इसके अंदर पिक्चर इंसर्ट करना है तो आप पिक्चर पे चले जाओ। पिक्चर पे आने के बाद आपको वही ऑप्शन बोल रहा है फाइल, स्टॉक इमेज, ऑनलाइन पिक्चर्स, फ्रॉम आइकॉन। जस्ट लाइक मैं फ्रॉम फाइल पे जाता हूँ, अगर मुझे ये वाली पिक्चर इंसर्ट करना है, डबल क्लिक करा तो वो पिक्चर जो है वो शेप के अंदर आके इंसर्ट हो गई। उसके बाद फिर यहाँ से ऑप्शन आता है ग्रेडियंट, जो भी आपने कलर ले रखा है उसके हिसाब से आप यहाँ पे ग्रेडियंट डाल सकते हो। अगर आपको टेक्सचर डालना है तो आप इसका यूज़ भी यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो था शेप फिल। फिर आता है शेप आउटलाइन, जो सेम अपन ने अभी पिक्चर आउटलाइन में पढ़ी, जो कि आप इसके अंदर वेटेज कर सकते हो। दैन उसको आप इस प्रकार से यहाँ से इसकी जो बॉर्डर्स हैं, डिशेस आप चेंज कर सकते हो। ये चीज़ अभी अपन ने पिक्चर इफेक्ट में पढ़ी। शेप इफेक्ट में वही चीज़ आ गई है, प्रेजेंस, शेडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो, सॉफ्ट एजेस, बेवल, 3D रोटेशन। अभी ये चीज़ जैसा सेम अपन ने उसमें पढ़ा वही इसमें था। इसमें सिर्फ एक नई चीज़ आती है, वर्ड आर्ट स्टाइल। इसका मतलब क्या होता है, जब भी आप कोई सा शेप सिलेक्ट करते हो, जो भी आप लिखोगे तो वो शेप के अंदर ही लिखाएगा। तो आपने जो लिखा है उसका आप थोड़ा सा फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हो। जैसे कि मैंने इसको सिलेक्ट किया, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, तो यहाँ से आप इसके अंदर इस प्रकार से ऐसे डिजाइनिंग कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ से आप टेक्स्ट फिल, यानी कि टेक्स्ट के अंदर आप क्या फिल करना चाहते हो, टेक्स्ट के फिल अंदर आप कलर फिल करना चाहते हो तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। वही ऑप्शन आ गया पिक्चर, ग्रेडियंट, टेक्सचर। तो आप यहाँ से पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हो टेक्स्ट के अंदर। वही अपन चले आते हैं फ्रॉम फाइल में, ट्राई करते हैं एक बार। तो मैंने डबल क्लिक किया तो वो टेक्स्ट के अंदर भी आप देखोगे गौर से, तो यहाँ पे पिक्चर इंसर्ट हो चुकी है उसके अंदर, टेक्स्ट के अंदर। तो ये अभी नया फीचर आया है इसमें माइक्रोसॉफ्ट 2021 में, ठीक है। फिर उसके बाद आप ग्रेडियंट में इसको कर सकते हो, टेक्सचर आप डाल सकते हो, मतलब आप टेक्सचर्स भी डाल सकते हो। आप देखोगे, देखो इसमें थोड़ा सा टेक्सचर्स भी मैंने इसके अंदर ऐड किया है कि टेक्स्ट के अंदर अपन टेक्सचर्स भी डाल सकते हैं, तो इसका यूज़ भी अपन यहाँ से कर सकते हैं। फिर आ जाता है इसके अंदर अपना टेक्स्ट आउटलाइन, यानी टेक्स्ट की आउटलाइन का कलर अपन यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फिर आता है टेक्स्ट इफेक्ट, यानी अगर अपने को उसको शेडो में डालना है या फिर अगर अपने को उसको रिफ्लेक्ट करना है, इसको अपने को ग्लो करना है, इसको अपने को बेवल में डालना है, 3D रोटेशन करना है इसका जो टेक्स्ट अपन ने लिखा है, या फिर उसको अपने को ट्रांसफॉर्म में करना है, तो इसका यूज़ अपन यहाँ से कर सकते हैं। तो ये तो था अपना शेप का, और बाकी सेम चीज़ें आ गई हैं, सिलेक्शन पेन, ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, अलाइन एंड रोटेट। तो ये चीज़ जो अभी मैंने आपको पिक्चर में बताई वही सेम शेप में भी है। फिर उसके बाद आता है
आइकॉन्स, अगर आपको आइकॉन्स लेने हैं, जैसे आप आइकॉन्स पे जाओगे, देखो सेम वही ऑप्शंस खुल गए जो अभी स्टॉक इमेजेस में खुल रहे थे। तो आप यहाँ से आइकॉन्स ले सकते हो जो भी आपको अच्छा लग रहा है। ये जनरली आइकॉन्स अगर आप वही सेम डैशबोर्ड क्रिएट कर रहे हो या फिर आप कोई इनवॉइस बना रहे हो अट्रैक्टिव, तो आपको उसमें यूज आ सकता है। जैसे लाइक ये वाला मुझे चाहिए, मैंने इस पर क्लिक करा, इंसर्ट करा, तो यहाँ पे वो इंसर्ट हो गया। देखो यहाँ पे इधर की साइड आ गया, उसको पकड़ के इधर ले आता हूँ तो यहाँ पे आप देखोगे इंसर्ट हो चुका है। तो आप इसका यूज यहाँ से कर सकते हो आइकॉन्स का। फिर उसके बाद अपने पास आता है स्मार्ट आर्ट। अगर आप स्मार्ट आर्ट पे जाते हो तो जो अपनी साइंस और सोशल की बुक में आपने देखा होगा इस प्रकार कैसे स्मार्ट आर्ट रहते हैं, तो आप इनका यूज़ यहाँ से कर सकते हो। आप इनको इंसर्ट कर सकते हो, लिस्ट, प्रोसेस, साइकिल, रिलेशनशिप, मैट्रिक्स, आपको ऐसे बहुत सारे यहाँ पे अवेलेबल होता है। अब इसको इंसर्ट कैसे करते हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल मुझे ये वाला इंसर्ट करना था, मैंने इस पर क्लिक करा, ओके करा, तो ये जो है मेरे पेज सॉरी इस पे बन के आ चुका है शीट पे। अब जहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है मैं मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। उसके बाद अगर मुझे इसको छोटा बड़ा करना है तो यहाँ से मैं इसको छोटा बड़ा भी कर सकता हूँ, और जहाँ पे मुझे रखना है इसको मैं मेरे अकॉर्डिंग रख सकता हूँ। तो आप इसका यूज़ यहाँ से कर सकते हो, बट जनरली स्मार्ट आर्ट एक्सेल में इतना मेरे ख्याल से यूज़ नहीं होता है। फिर उसके बाद आता है स्क्रीनशॉट। अब स्क्रीनशॉट का मतलब क्या होता है, जैसे आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट पे जाओगे और इसके पीछे, यानी कि फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं इसको हटा देता हूँ, यहाँ से मैं डालता हूँ। अब अगर मैं यहाँ से स्क्रीनशॉट पे जाता हूँ, स्क्रीन क्लिपिंग करता हूँ, तो ये हट जाएगा। एक वाइट चादर आएगी। जस्ट फॉर एग्जांपल मुझे इतना इतना स्क्रीनशॉट मेरे पेज पे लेना था, तो इतना इतना स्क्रीनशॉट मेरे यहाँ पे पेज पे आ चुका हुआ है। तो इसका यूज़ आप कर सकते हो स्क्रीनशॉट का भी। अगर आप वही देखो सेम पिक्चर, एक पिक्चर के रूप में यहाँ पे ये बन के आ चुका है, तो आप इसका यूज़ यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद अब अपने पास ऑप्शन आता है यहाँ पे, ये तो अपने इलस्ट्रेशन ग्रुप कंप्लीट हो चुका है। अब आता है चार्ट। अगर आपको चार्ट्स बनाने हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अपने पास एक ही डाटा है, मैंने इसको सिलेक्ट करा, तो यहाँ पे सबसे पहला आता है रिकमेंडेड चार्ट, यानी कि ये खुद रिकमेंडेड करके देता है कि आप आपके डाटा को आप इस तरीके से प्रेजेंट आप कर सकते हो। अब आपको यहाँ पे इसने इतने सारे चार्ट जो हैं वो आप इसने आपको रिकमेंडेड करके दिए हैं। फॉर एग्जांपल आपको ये वाला चार्ट लेना था, मैंने इस पर क्लिक करा, ओके करा, तो इस डाटा के तहत यहाँ पे आप देखोगे मेरे पास उसने जो चार्ट है वो मुझे यहाँ पे इसने बना के दे दिया। इनको छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे आप, उसने मुझे यहाँ पे चार्ट बना के दे दिया इस डाटा के ऊपर। सिंपली वे में बस आपको सेलेक्ट करना है, इंसर्ट पे जाना है और रिकमेंडेड चार्ट पे जाना है, तो ये खुद रिकमेंडेड करके दे देगा। नहीं, अगर आपको आपके अकॉर्डिंग चार्ट चाहिए तो फिर आप सिलेक्ट करो, तो आपको यहाँ पे उसने बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं। अगर आपको कॉलम में चार्ट बनाना है तो आप कॉलम में चार्ट बना सकते हो, डिजाइन अलग अलग हैं जिसमें भी आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको लाइन में बनाना है तो लाइन के हिसाब से इसने आपको दे के रखे हुए हैं। फिर उसके बाद आता है पाई चार्ट, सॉरी हाँ पाई चार्ट ही। तो अगर आपको पाई चार्ट 3D पाई चार्ट बनाना है, इस तरीके का पाई चार्ट बनाना है, आप ये बनाना चाहते हो तो ये भी आप बना सकते हो। ऐसे आपको यहाँ पे उसने बहुत सारे दे के रखे हुए हैं, तो आप इनका यूज़ यहाँ से आप कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद आता है मैप। अब मैप के लिए क्या होता है, आपको कुछ ऐसा डाटा होना चाहिए, जैसे कि अगर आप यहाँ से मैप ले सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको उसके लिए क्या करना रहेगा, आपको यहाँ पे एक, जैसे अपने को इंडिया का मैप बनाना है, ओके। तो यहाँ पे आपको क्या करना रहेगा, यहाँ पे आपको सारी स्टेट्स के नेम लिखने पड़ेंगे। दान उन स्टेट्स के आगे जो भी आप सेल्स बताना चाह रहे हो, जो भी आप अमाउंट बताना चाह रहे हो, तो वो आपको अमाउंट्स लिखनी रहेगी। जैसे ही आप उसको सेलेक्ट करोगे और मैप पे जाके क्लिक करोगे तो इंडियन मैप यहाँ पे बन के आ जाएगा। इस पे इसके लिए मैं स्पेशली अलग से एक वीडियो बना दूंगा, क्योंकि उसके लिए मुझे उस तरीके का डाटा होना जरूरी है, इसलिए मैंने अभी यहाँ पे इस चीज़ को मैं आपको कवर नहीं करवा रहा हूँ। उसके लिए मैं स्पेशली एक वीडियो बना के आपके सामने उसको जल्दी लेके आऊँगा। फिर आता है पाइवट चार्ट। जैसे कि अभी अपन ने पाइवट टेबल देखा था सबसे पहले, तो यहाँ पे अपन ने देखा था जस्ट लाइक मुझे नेम के साथ सिर्फ इंग्लिश को लेना था, तो नेम के साथ इंग्लिश का चार्ट यहाँ पे, सॉरी डाटा यहाँ पे बन के आया था। अब अगर अपन पाइवट चार्ट का यूज करते हैं तो उसमें क्या होता है, डाटा के साथ साथ चार्ट भी बन के आता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको सिलेक्ट करा, अब अगर मैं यहाँ पे पाइवट चार्ट पे जाता हूँ, सेम वही पूछ रहा है न्यू वर्कशीट, एग्जिटिंग वर्कशीट, मैं इसको न्यू वर्कशीट पे ही कर रहा हूँ, ओके। तो आप देखोगे थर्ड शीट यहाँ पे ओपन हो चुकी है। अब जस्ट लाइक मुझे नेम के साथ सिर्फ हिंदी लेना है, तो आप देखोगे नेम के साथ सिर्फ हिंदी का ही डाटा बन के आया, प्लस साथ के साथ उसने मुझे यहाँ पे उसका ही चार्ट यहाँ पे मुझे प्रोवाइड किया है। मतलब पाइवट टेबल में नॉर्मल सिर्फ टेबल आता है, और पाइवट चार्ट में टेबल के साथ साथ चार्ट भी आता है, तो आप इसका यूज भी यहाँ से आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद अब अपने पास आता है स्पार्क लाइन, जो कि जैसे कि अभी अपन ने देखा कि जो अपन अभी यहाँ पे डाटा सॉरी चार्ट बना रहे थे, तो वो अपन पूरे डाटा का बना रहे थे। अगर आपको पर्टिकुलर रो का बनाना है तो आप उसके लिए क्या करोगे, आप यूज करते हो स्पार्कलिन का। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल सबसे पहले अपन यहाँ पे देखते हैं लाइन के हिसाब से, लाइन स्पार्कलिन का मतलब क्या होता है।
तो यहाँ पे अपन जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले वो बोल रहा है डाटा की रेंज, तो डाटा रेंज में ये सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, जो कि अपने नंबर्स हैं। और उसके बाद आता है लोकेशन रेंज, तो लोकेशन रेंज में मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और उसके बाद लोकेशन रेंज में इधर ले लूंगा कि भाई जो मेरे लाइन के चार्ट है वो इधर बन के आए, और फिर मैं इसको ओके कर दूंगा। तो आप देखो कि यहाँ पे बन के आ गया। अब ये समझेंगे कैसे अपन, देखो आप 45 सबसे छोटा नंबर है अभी स्टार्टिंग में, तो ये नीचे है, और 96 ऊपर चले गया। यहाँ पे भी सेम देखोगे आप, जैसे कि अगर मैं इसकी हाइट बढ़ाता हूँ तो 25 नीचे, 58 ऊपर है। अब यहाँ वाले में क्या हो रहा है कि 36 सबसे पहले और थोड़ा बड़ा नंबर है, तो ये इधर की साइड से उठा हुआ है और इधर की साइड से नीचे, तो आप इसका यूज यहाँ से कर सकते हो। फिर उसके बाद आता है सेम कॉलम में, अगर आपको लाइन की जगह कॉलम में बनाना है तो आप कॉलम में भी बना सकते हो। आप सेम कॉलम पे जाओ, पहले बोल रहा है वो डाटा की रेंज, तो डाटा रेंज मैंने ये सिलेक्ट कर ली। फिर वो बोल रहा है अपने को लोकेशन रेंज, तो लोकेशन रेंज में यही सिलेक्ट कर लेता हूँ, देन ओके करूँगा। तो ये कॉलम के रूप में बन के आएगा। यहाँ पे बन के क्यों नहीं आया, एक बार देख लेते हैं, वापस से एक बार ट्राई करते हैं। कॉलम पे गया, डाटा की रेंज मैंने ये सिलेक्ट कर ली, लोकेशन रेंज जो है वो मैंने ये सिलेक्ट करी, देन ओके किया। हाँ ओके, बन के आ गया। तो देखोगे आप ये कॉलम के रूप में यहाँ पे बन के आ गया है। फिर उसके बाद आता है विन लॉस। विन लॉस जो चलता है वो जनरली चलता है माइनस प्लस माइनस पे, जैसे कि अगर मैंने इस पर क्लिक करा तो सेम वो भी वही बोल रहा है डाटा की रेंज, और फिर अपन ले लेते हैं अपनी लोकेशन रेंज, ओके किया। तो यहाँ पे आप देखोगे अभी ये सारी ब्लू ब्लू में है। जैसे अगर मैं यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ -96, तो आप देखोगे यहाँ पे क्या हुआ, वो एक रेड में चले गया। यानी कि ये प्लस माइनस की वैल्यू को दर्शाता है, प्लस की वैल्यू ब्लू में रहेगी, माइनस की रेड में रहेगी। तो आप इसका यूज भी आप यहाँ से कर सकते हो। स्लाइसर का मीनिंग मैंने आपको अभी बता ही दिया है, स्लाइसर का जब मैंने अभी आपको टेबल समझाया। अब आता है टाइमलाइन। तो रही बात टाइमलाइन की, तो टाइमलाइन में क्या कर सकते हैं कि अगर आपके पास टाइम के अकॉर्डिंग अगर आपके पास डाटा है जिसमें टाइम की बात हो रही है, डेट्स की बात हो रही है, तो आप उस पे आप उसको डाटा को एक एनालाइज कर सकते हो, समझ सकते हो। टाइमलाइन के ऊपर भी मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो ऑलरेडी बना रखी हुई है, तो उस वीडियो को देखने के बाद आपको टाइमलाइन के बारे में और अच्छे से समझ में आएगा। तो उस वीडियो की लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। तो आप इस वीडियो को भी जरूर देखें। फिर उसके बाद आता है लिंक। अब लिंक का मतलब क्या होता है, लिंक को बोलते हैं हाइपर लिंक। जैसे कि अगर आपको यहाँ पे कोई से लिंक को इंसर्ट करना हो, बट जनरली मैंने जहाँ तक हाइपर लिंक का यूज़ किया है मैं उस तरीके से आपको यूज़ करना बताता हूँ। मैंने जनरली इसमें यूज़ किया है शेप का। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देखोगे अभी अपने पास यहाँ पे 3 शीट है, पहली, दूसरी, तीसरी। अब अगर मुझे दूसरी या तीसरी शीट पे जाना है तो मुझे यहाँ पे नीचे यहाँ पे जाना पड़ेगा, है ना। बट मैं क्या कर सकता हूँ, शीट 1 पे 2 बटन क्रिएट कर सकता हूँ लिंक की मदद से। किसके बटन, शीट 2 के और शीट 3 के। तो वो कैसे करेंगे वो मैं अब आपको बताता हूँ। तो उसके लिए क्या करूँगा, मुझे शेप की ज़रूरत पड़ेगी बटन बनाने के लिए, तो मैं शेप पे चले जाता हूँ और यहाँ पे मैं सर्कल के रूप में बनाऊंगा। तो यहाँ पे मैंने एक सर्कल लिया, ठीक है, इसको मैंने बनाया। उसके बाद शेप फॉर्मेट पे जाके, शेप इफेक्ट पे जाके थोड़ा सा इसको बटन जैसा बना देते हैं। जैसा मैंने ये बटन जैसा बना दिया और इसके अंदर मैंने लिखा शीट 2, तो ये शीट 2 का बटन, ठीक है। और इसका थोड़ा सा मैं फॉन्ट साइज छोटा कर देता हूँ, सिलेक्ट करके ये मैंने फॉन्ट साइज जो है यहाँ पे मैंने छोटा कर दिया, ज़्यादा छोटा हो गया। हाँ इतना मैंने कर दिया। तो ये शीट 2 का बटन है। सेम ऐसा का ऐसा मैं इसको कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ और इसको मैं बनाऊंगा शीट 3 का बटन। यहाँ पे मैंने सिलेक्ट करा और यहाँ पे मैंने लिख दिया शीट 3। तो ये शीट 2 का बटन है, शीट 3 का बटन है। अब इसमें अपन क्या करेंगे, इन शेप के अंदर शीट 2 और शीट 3 की लिंक को डालेंगे। तो जैसे मैंने शेप को सिलेक्ट किया, अपन गए इंसर्ट टैब पे, फिर मैं जाऊँगा लिंक पे, और लिंक पे जाने के बाद आपको यहाँ पे जाना है इधर की साइड में प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। अब जैसे ही मैं यहाँ पे प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट पे क्लिक करूँगा तो ये बोल रहा है आपको कौन सी वाली शीट का डालना है, मुझे डालना है शीट 2। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं ओके करूँगा तो इसके अंदर शीट 2 की लिंक डल चुकी है। अब यहाँ पे मैं शीट 3 की डाल लेता हूँ, सेलेक्ट करा, लिंक पे गया, वही प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट और शीट 3, दैन ओके। अब उसके बाद बाहर से कोई सा भी एक सेल सिलेक्ट कर लो। अब जाओ, अब मैं जाता हूँ उस पर, तो देखो आप शीट 2 पे जैसे क्लिक करूँगा तो ये शीट 2 ओपन होगी। यानी कि मैं इस तरीके से हाइपर लिंक का यूज़ करता हूँ। आप आपके अकॉर्डिंग भी हाइपर लिंक का यूज़ कर सकते हो। शेप में आप, जैसे मैंने अभी शेप में डाला है, आप किसी वर्ड में आप लिंक डाल सकते हो। जनरली मैं इस तरीके से यूज़ करता हूँ, तो ये ट्रिक मैंने आपको बताई। अब यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा इस पर, तो यहाँ पे ये शीट 3 वाली ओपन होगी। तो आप इसका यूज़ इस प्रकार से कर सकते हो। फिर आता है कमेंट की। अगर आपको पर्टिकुलर किसी सेल पे कमेंट देना है, जस्ट फॉर एग्जांपल मुझे ये वाले सेल पे कमेंट देना है, तो मैंने इस पे सेल पे सिलेक्ट किया और कमेंट पे गया। तो यहाँ पे अपन इसका ऐसा कमेंट जो है वो अपन यहाँ पे दे सकते हैं। तो आप इसका यूज़ यहाँ से
कर सकते हो। फिर उसके बाद अपने पास आता है टेक्स्ट बॉक्स। अगर आप टेक्स्ट बॉक्स पे जाते हो तो अपन यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स बना सकते हैं। जैसे कि अगर मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे अपन शेप से जैसे टेक्स्ट बॉक्स अपन यहाँ क्रिएट कर सकते हैं, और जो भी मुझे इसके अंदर लिखना है, जैसे मैंने इसके अंदर लिख दिया विशेष अग्रवाल, और इसको अपन लिख के सिलेक्ट करके यहाँ पे इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ। और सेव आप देखोगे इसके अंदर शेप फॉर्मेट ओपन हो चुका है, यानी कि वही शेप जैसा आप इसको जहाँ पे भी रखना चाहते हो रख सकते हो। शेप फिल एंड ऑल वही सारी चीज़ें आपको यहाँ पे ओपन हो रही है टेक्स्ट बॉक्स के अंदर। तो आप इसका यूज़ भी आप यहाँ से कभी आपको कोई सी हेडिंग क्रिएट करना हो रिपोर्ट बनाते टाइम तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। फिर आता है हेडर फुटर। अगर आप हेडर फुटर पे क्लिक करते हो तो आप देखोगे आपके पेज का जो पेज होता है ये उसका यहाँ पे हेडर आ गया, और यहाँ पे जो नीचे अगर अपन स्क्रॉल करते हैं तो वहाँ पे आपका नीचे जो है वो फुटर आ जाता है। ये रहा फुटर और ये रहा आपका ऊपर हेडर। ठीक है, अब हेडर फुटर का मतलब क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने एमएस वर्ड में यूज़ किया होगा, या फिर अगर आपने नहीं यूज़ किया तो इसका यूज़ कब होता है, जैसे कि हेडिंग में और फुटर में। अगर आपको दोनों जगह हर पेज पे टेक्स्ट रिपीट चाहिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं डालता हूँ श्याम कंप्यूटर एकेडमी, या फिर श्याम कंप्यूटर डाल देता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे मैं नीचे लिख देता हूँ इंदौर एमपी, इंदौर मध्य प्रदेश। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब ये तो मैंने डाल दिया हेडर फुटर में। अब इसके बाद अब जब भी इसमें पेज इंसर्ट होंगे, यानी कि जब भी इस डाटा में पेज, और यहाँ पे जैसे अभी तो मेरे पास जो डाटा है वो एक पेज के हिसाब का ही है, बाकी अगर आप इधर की साइड अगर को देखो, आप देखो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, यहाँ पे हेडर श्याम कंप्यूटर और नीचे इंदौर एमपी यहाँ पे रिपीट हो गया, यानी कि हेडर फुटर आपके हर पेज पे रिपीट होता है अगर आपको हर पेज पे हेडिंग और फुटर आपको चाहिए तो अभी तो ये आपका हेडर फुटर के उसमें बदला, जैसे मैंने हेडर फुटर पे क्लिक किया था तो यहाँ पे एक पेज लेआउट के ये फॉर्मेट में पलट चुका है। मुझे इसको वापस से नॉर्मल करना है तो राइट हैंड साइड पे सबसे नीचे आप देखोगे यहाँ पे एक नॉर्मल का ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक कर देंगे तो ये आपका डाटा नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो था अपना हेडर फुटर। फिर उसके बाद आता है यहाँ पे वर्ड आर्ट। अगर अपन वर्ड आर्ट पे जाते हैं तो आपको इस प्रकार से वर्ड आर्ट मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे ये वाला वर्ड आर्ट चाहिए था तो ये वर्ड आर्ट यहाँ पे रेडी हो चुका है। मैं इसके अंदर जो भी मेरे अकॉर्डिंग लिखना चाहता हूँ मैं इसको लिख सकता हूँ, और लिखने के बाद यहाँ पे मैं इसको कहीं पे भी रख सकता हूँ। सेम हेडिंग बनाने के लिए आपको इसको रखना है तो आप इसका यूज़ यहाँ से कर सकते हो। फिर उसके बाद अपने पास ऑप्शन आता है यहाँ पे सिग्नेचर लाइन, यानी कि अगर आपको यहाँ पे सिग्नेचर लाइन इंसर्ट करना हो तो आप इसका यूज़ यहाँ से आप कर सकते हो। जैसे मैं इस पे जाऊँगा तो ये बोल रहा है कि भाई सिग्नेचर लाइन कौन सिग्नेचर करेगा। अब सिग्नेचर लाइन होता क्या है कि किसी भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के नीचे कोई भी बंदा सिग्नेचर करता है, कोई भी ऑफिशियल पर्सन, तो उसका नाम और उसकी पोस्ट लिखी हुई रहती है। तो जैसे कि यहाँ पे बोल रहा है सजेस्ट साइनर, यानी कि जो साइन करेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं साइन करूँगा तो यहाँ पे मैंने लिख दिया विशेष गोयल। अब ये बोल रहा है सजेस्ट टाइटल, यानी कि वो क्या है, क्या पोस्ट है। तो जस्ट लाइक मैंने लिख दिया सीईओ ऑफ श्याम कंप्यूटर्स। ओके, यहाँ पे मैंने लिख दिया और इसको मैंने यहाँ से ओके कर दिया। तो यहाँ पे आप देखोगे जहाँ पे मेरा सेल था वहाँ पे एक सिग्नेचर लाइन बन के आ चुकी है। तो इसका यूज़ भी अपन यहाँ पे कर सकते हैं। आप सिग्नेचर लाइन अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो जनरली एक्सेल में सिग्नेचर लाइन मेरे ख्याल से जब यूज़ होती है जब आप कोई सा इनवॉइस क्रिएट करते हो, जब आप बिल क्रिएट करते हो, तो आप वहाँ पे आप सिग्नेचर लाइन का आप यूज़ कर सकते हो। फिर उसके बाद लास्ट ऑप्शन यहाँ पे आते हैं अपने पास सिम्बॉल्स में, जिसमें पहला आता है इक्वेशंस। अगर आपको इक्वेशंस लेनी है तो आप यहाँ से इक्वेशन इंसर्ट कर सकते हो। जस्ट लाइक मुझे ये वाली लेनी थी, क्लिक करा तो ये वाली जो इक्वेशन है वो यहाँ पे इंसर्ट हो चुकी है। इसको जहाँ पे मुझे रखना है मैं यहाँ पे इसको रख सकता हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद आता है अपने पास लास्ट कमांड सिम्बॉल्स, यानी कि अगर आपको सिम्बॉल्स लेने हैं तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। आपको यहाँ पे बहुत सारे सिम्बॉल्स अवेलेबल मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये वाला सिम्बॉल लेना है, मैंने इस पर क्लिक करा, इंसर्ट करा तो वो जहाँ पे मेरा सेल था वहाँ पे वो इंसर्ट हो गया। ये वाला चाहिए, इंसर्ट करा तो आप देखोगे यहाँ पे वो इंसर्ट हो चुका है। तो आप इस तरीके से इंसर्ट टैब का यूज़ कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में अपन ने इंसर्ट टैब को कंप्लीट किया है। अब इसकी अगली वीडियो में अपन पेज लेआउट टैब को कंप्लीट करेंगे जो कि प्रिंट सेटअप के बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और आने वाली सारी वीडियोस को आप देखें, क्योंकि ये वाली जो मैं वीडियोस अभी प्लेलिस्ट कर रहा हूँ इसमें मैं एक्सेल के सारे टैब्स को कवर करते चल रहा हूँ। तो थैंक यू सो मच। तो मैं मिलता हूँ आपसे मेरी अगली वीडियो।